अगर मैं कहूँ कि उत्तर प्रदेश के किसी गांव में एक गरीब परिवार अपनी बेटी को स्कूल सिर्फ इसलिए भेज रहा है क्योंकि सरकार उनके साथ एक वीडियो गेम खेल रही है, तो शायद यकीन करना मुश्किल हो। हाँ, बिल्कुल मुश्किल है यकीन करना। है ना? क्योंकि सरकारी योजनाओं का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में वो मोटी मोटी फाइलें और उबाऊ आंकड़े आने लगते हैं। लेकिन आज हमारे सामने इस डीप डाइव चर्चा के लिए जो दस्तावेज हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का पूरा एक बड़ा सा स्टैक, वो कुछ और ही कहानी कह रहा है। एकदम सही कह रहे हैं आप। हमारा मिशन आज यही है कि हम इन भारी भरकम आंकड़ों के बीच से ये समझें कि मतलब असल में ये नीतियां जमीनी स्तर पर काम कैसे करती हैं। ये महज नीरस आंकड़ों का पुलिंदा नहीं है, ये एक बहुत ही स्मार्ट सर्वाइवल और ग्रोथ टूल किट है जो जन्म से लेकर बुढ़ापे तक का एक इकोसिस्टम बनाता है। बिल्कुल। और जब हम इन दस्तावेजों की परतों को खोलते हैं ना, तो पता चलता है कि सरकार सिर्फ पैसा नहीं बांट रही है। वो एक बहुत ही गहरे स्तर पर बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल कर रही है। मतलब समाज के सोचने और काम करने के तरीके को बदल रही है। अच्छा, तो चलिए इस इकोसिस्टम को डिकोड करते हैं और शुरुआत जीवन के बिल्कुल पहले पड़ाव से करते हैं। इन दस्तावेजों में जो सबसे प्रमुख योजना उभर कर आती है वो है कन्या सुमंगला योजना। हाँ, कन्या सुमंगला। कागजों पर इसका उद्देश्य बाल विवाह रोकना और लिंगानुपात को सुधारना लिखा है और सरकार ने इसकी कुल धनराशि बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी है। लेकिन इसमें जो चीज मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो है इस पैसे को देने का तरीका। सही बात है। ये कोई एकमुश्त रकम या लमसम अमाउंट नहीं है। यहीं पर असल अर्थशास्त्र काम करता है। Exactly. मैं समझाती हूँ। जरा सोचिए, अगर सरकार किसी गरीब परिवार को बेटी के जन्म पर सीधे 25,000 रुपए दे दे तो क्या होगा? हाँ, वो पैसा शायद तुरंत खर्च हो जाएगा। बिल्कुल। बहुत मुमकिन है कि वो पैसा परिवार की किसी तात्कालिक जरूरत में, जैसे घर की मरम्मत या कोई पुराना कर्ज चुकाने में खर्च हो जाए, और बच्ची की शिक्षा या स्वास्थ्य पर उसका असर शायद पड़े ही ना। हाँ, इसीलिए मैंने इसे वीडियो गेम कहा। बच्ची जैसे जैसे बड़ी होती है, सरकार हर पड़ाव पर एक नया रिवॉर्ड अनलॉक करती है। बिल्कुल, एक गेम के लेवल्स की तरह। जैसे बच्ची के जन्म पर 5,000 रुपए मिलते हैं, फिर जब वो 1 साल की होती है और उसका पूरा टीकाकरण हो जाता है तो 2,000 रुपए और मिलते हैं। हाँ, और फिर पहली कक्षा में जाने पर 3,000, दूसरी कक्षा में 8,000, छठी कक्षा में 5,000, और फिर 10वीं या 12वीं के बाद स्नातक या डिप्लोमा में प्रवेश लेने पर 7,000 रुपए। ये जो छठी कक्षा में 5,000 रुपए देने वाली बात है, इसका क्या लॉजिक है? इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। ग्रामीण और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों में अक्सर लड़कियां जब 11 या 12 साल की होती हैं, जो कि छठी कक्षा की उम्र है। हाँ, ठीक उसी उम्र में उनसे घर का काम कराने या छोटे भाई बहनों को संभालने के लिए उनकी पढ़ाई छुड़वा दी जाती है। ओहो, मतलब ड्रॉप आउट रेट सबसे ज्यादा वही होता है। बिल्कुल। ठीक उसी समय एक बड़ा आर्थिक इंसेंटिव देकर सरकार माता पिता को रोक रही है। ड्रॉप आउट रेट कम करने का ये बहुत ही सटीक और कारगर तरीका है। मतलब पैसे के लालच में ही सही, लेकिन माता पिता बच्ची का टीकाकरण भी पूरा करवा रहे हैं और उसे स्कूल भी भेज रहे हैं। सरकार एक तरह से परिवार को सही दिशा में नज कर रही है। हाँ, इसे ही नजिंग कहते हैं पॉलिसी मेकिंग में। और इसमें जो आय सीमा रखी गई है ना, अधिकतम 3 लाख रुपए वार्षिक, वो भी स्पष्ट करती है कि ये योजना उन लोगों के लिए है जो सच में इस मदद के बिना अपनी बेटी को पढ़ा ना पाएं। साथ ही माता को भी अलग से 5100 रुपए की सहायता दी जाती है, बशर्ते परिवार की आय 2 लाख तक हो। हाँ, 2 लाख तक हो। इस सीधे तौर पर जच्चा बच्चे के पोषण से जुड़ा है। और मजे की बात यह है कि ये सिलसिला स्कूल के बाद भी नहीं रुकता है। अच्छा। हाँ, कन्या विद्या धन योजना जैसी योजनाएं भी इसी कड़ी का हिस्सा है, जहां 12वीं पास करने वाली मेधावी छात्राओं को आगे की उच्च शिक्षा के लिए 30,000 रुपए की सहायता मिलती है। 30,000 रुपए, वो भी एकमुश्त? हाँ, क्योंकि उच्च शिक्षा अक्सर बहुत महंगी होती है और एक गरीब परिवार के लिए बेटी को कॉलेज भेजना एक विलासिता मानी जाती है। ये 30,000 की रकम उस हिचकिचाहट को दूर करती है। ये तो बहुत जबरदस्त है। अब शिक्षा के बाद जीवन का जो अगला बड़ा पड़ाव आता है वो है विवाह। शादी एक बहुत बड़ा खर्च है। हमारे समाज में, खासकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में, बेटी की शादी हमेशा से एक बहुत बड़ा आर्थिक और मानसिक बोझ मानी जाती रही है। और यही वो डर है जो कन्या भ्रूण हत्या या बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को जन्म देता है। बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे लगता है इसी डर को कम करने के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का डिजाइन तैयार किया गया है। हाँ, ये योजना सामाजिक बदलाव का एक बहुत बड़ा टूल है। जिन परिवारों की वार्षिक आय 2 लाख रुपए तक है, उनके लिए सरकार कुल 1 लाख रुपए का प्रावधान करती है। 1 लाख रुपए? हाँ,
लेकिन इस योजना की सबसे बड़ी ताकत इसका वितरण है। 60,000 रुपए सीधे कन्या के बैंक खाते में जाते हैं। 60,000 सीधे कन्या के खाते में? बिल्कुल। और 25,000 रुपए के कपड़े और बर्तन जैसे जरूरी उपहार दिए जाते हैं, और बचे हुए 15,000 रुपए आयोजन पर खर्च होते हैं। ये जो 60,000 सीधे खाते में जाने वाली बात है, हाँ। ये तो सीधे तौर पे आर्थिक सशक्तिकरण है। मतलब शादी के बाद उस लड़की के पास अपनी एक आर्थिक सुरक्षा होगी जिस पर उसका अपना नियंत्रण होगा। हाँ, और जाहिर है इस योजना का लाभ उठाने के लिए कन्या की आयु 18 वर्ष और वर की 21 वर्ष होनी जरूरी है। ओहो, अब समझ आया। ये आयु सीमा की शर्त सीधे तौर पे बाल विवाह पर प्रहार करती है। बिल्कुल। परिवार इस आर्थिक सहायता को पाने के लिए बेटी की उम्र 18 साल होने का इंतजार करेगा ही करेगा। सरकार यहाँ एक अभिभावक की भूमिका में आ गई है, ये सुनिश्चित करते हुए कि विवाह एक उत्सव हो, कोई आर्थिक त्रासदी नहीं। ये तो बात हुई जीवन के उन पड़ावों की जिनका हम इंतजार करते हैं, मतलब शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य, विवाह, एक तरह का सीधा अनुमानित रास्ता। लेकिन जिंदगी हमेशा एक सीधी रेखा में तो नहीं चलती। क्या हो अगर अचानक कोई ऐसी घटना हो जाए जो सब कुछ पलट कर रख दे, मतलब कोई ब्लैक स्वान इवेंट? हाँ, आपदाएं कभी बता कर नहीं आती। अगर घर के कमाने वाले सदस्य के साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो सारा बिहेवियरल इकोनॉमिक्स और सारी प्लानिंग वहीं धरी रह जाती है। और ऐसी अप्रत्याशित आपदाएं ही किसी भी परिवार को कई पीढ़ियों के लिए गरीबी के दुष्चक्र में धकेल देती हैं। और यहीं पर राज्य को एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करना पड़ता है। शॉक एब्जॉर्बर, बहुत सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। हाँ, जब कोई परिवार खिसक कर खाई में गिरने वाला हो तो उन्हें रोकने के लिए एक बहुत ही मजबूत सेफ्टी नेट की जरूरत होती है। इस दस्तावेज में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को देखकर ठीक यही एहसास होता है। ये योजना उन बच्चों के लिए बनाई गई जो कोविड महामारी के कारण अनाथ हो गए। बहुत ही संवेदनशील समय था वो। इसमें बच्चों को 4,000 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाती है। 1 से 18 वर्ष तक 12वीं तक की शिक्षा पूरी तरह निःशुल्क है और उन्हें अटल या कस्तूरबा आवासीय विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जाता है। और इसमें एक बहुत ही दिलचस्प पहलू भी है। हाँ, वो लैपटॉप वाला। बिल्कुल। 9वीं कक्षा के बाद उन्हें लैपटॉप या टैबलेट भी मिलता है, और लड़कियों के विवाह योग्य होने पर 1,01,000 रुपए की एक मुश्त राशि दी जाती है। पर ये जो 9वीं कक्षा में लैपटॉप देने वाली बात है, ये योजना बहुत ही विशिष्ट घटनाओं पर आधारित लग रही है। कुछ लोगों को ये एक लग्जरी या विलासिता लग सकती है। मतलब संकट की घड़ी में लैपटॉप क्यों? क्या ये केवल तात्कालिक प्रतिक्रिया है? नहीं, ये लग्जरी नहीं है, बल्कि आज के डिजिटल युग में सर्वाइवल की जरूरत है। महामारी ने पूरी दुनिया को ऑनलाइन कर दिया था। हाँ, वो तो है। अगर उस अनाथ बच्चे के पास डिजिटल उपकरण नहीं होंगे तो वो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था से पूरी तरह कट जाएगा। लैपटॉप देकर सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि वो बच्चा मुख्यधारा से बाहर ना हो। ये केवल आज की भूख मिटाने की बात नहीं है, बल्कि उसके भविष्य को बचाने की बात है। मैं समझ रहा हूँ। इस शॉक एब्जॉर्बर वाली बात मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना पर भी पूरी तरह लागू होती है। बिल्कुल। खेती हमारा सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र है। खेत में काम करते हुए सांप का काटना, ट्रैक्टर पलटना या बिजली गिरना, ये सब ऐसी घटनाएं हैं जो आए दिन होती रहती हैं। इस योजना के तहत दुर्घटना के शिकार किसानों की मृत्यु होने पर परिवार को 5 लाख रुपए मिलते हैं और 60% से अधिक विकलांगता होने पर 2 लाख रुपए। आयु सीमा 18 से 70 वर्ष रखी गई है। सोच कर देखिए, जब एक 40 साल का किसान जो घर का इकलौता कमाने वाला है अचानक अपंग हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, उस परिवार का तो वर्तमान और भविष्य दोनों एक पल में खत्म हो जाते हैं। हाँ, खेती रुक जाती है, बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है। ऐसे में वो 5 लाख रुपए की राशि एक बफर का काम करती है। ये वो पैसा है जो उस परिवार को शुरुआती झटके से उभरने, अपने कर्जों को संभालने और जीवन यापन का कोई नया रास्ता खोजने का समय देता है। यानी ये तात्कालिक मदद सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि एक पूरे परिवार को बिखरने से रोकने का उपाय है। बिल्कुल। लेकिन ये तो वो लोग हुए जिन पर अचानक कोई संकट आया। समाज में एक वर्ग ऐसा भी है जो अस्थायी संकट का नहीं, बल्कि स्थायी कमजोरी का सामना कर रहा है। हाँ, जो लोग पूरी तरह से समाज और सरकार पर निर्भर है। हमारे पास जो दस्तावेज हैं, उनमें विभिन्न पेंशन योजनाओं का पूरा एक अलग सेक्शन है। एक कल्याणकारी राज्य की असली परीक्षा इसी बात से होती है कि वो अपने सबसे कमजोर नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करता है। यहाँ दिव्यांग पेंशन है, जिसमें सामान्य दिव्यांगजन को 1,000 रुपए प्रति माह मिलते हैं, जिसके लिए न्यूनतम 40% विकलांगता जरूरी है। निराश्रित महिला या जिसे विधवा पेंशन कहा जाता है, उसमें भी 1,000 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं।
लेकिन इसमें शर्त है कि महिला दोबारा विवाह ना करे। हाँ, वो शर्त है। लेकिन एक चीज जो तुरंत ध्यान खींचती है वो है कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों के लिए पेंशन। कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना में 3,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं। सामान्य विकलांगता में 1,000 और कुष्ठ रोग में 3,000। ये अंतर बहुत स्पष्ट है। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों है? मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि इसका कारण शायद समाज में कुष्ठ रोग को लेकर जो एक भयंकर स्टिग्मा या कलंक है, शायद वो है। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। नीति निर्माताओं ने इस जमीनी हकीकत को बहुत गहराई से समझा है। पेंशन योजनाओं के दस्तावेजों को पढ़ते हुए मैं एक जगह आकर अटक गया। कहाँ? आय सीमा का जो गणित है। विधवा पेंशन के लिए तो आय सीमा 2 लाख रुपए रखी गई है, जो समझ में आता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में सामान्य पेंशन के लिए आय सीमा 45,000 नहीं, 50,000 नहीं, बल्कि ठीक 46,080 रुपए यानी 46,080 वार्षिक है। हाँ, ये आंकड़ा थोड़ा अलग है। और शहरी क्षेत्र के लिए ये 56,460 रुपए यानी 56,460 है। रुकिए, ये 46,080 का फिगर कहाँ से आया? कन्या योजना में तो 3 लाख या 2 लाख जैसे राउंड फिगर थे। ये इतना सटीक क्यों है? ये कोई टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं लग रही? पहली नजर में ये अजीब लग सकता है, लेकिन अगर हम इस पूरी तस्वीर को देखें तो ये ब्यूरोक्रेसी का माइक्रो टारगेटिंग वेपन है। 46,080 रुपए वार्षिक का मतलब है ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 3,840 रुपए महीना। ये असल में गरीबी रेखा के अत्यंत निचले स्तर की एक बहुत ही वैज्ञानिक और सटीक गणना है। अच्छा, तो ये जानबूझकर इतना स्पेसिफिक रखा गया है? हाँ, बिल्कुल। जब सरकार के पास संसाधन सीमित होते हैं तो ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी होता है कि एक भी रुपया गलत जगह ना जाए। अगर वे इसे 1 लाख या 50,000 जैसे राउंड फिगर में रख देते तो बहुत से ऐसे लोग भी इस दायरे में आ जाते जो थोड़ा बहुत कमा लेते हैं। सही बात है। और इसका नुकसान किसे होता? उसे, जिसे शायद दिन में 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल पा रहा है। ये सटीक आंकड़ा लीकेज को रोकने का एक प्रशासनिक टूल है। ये सुनिश्चित करता है कि मदद केवल एब्सोल्यूट पुअरेस्ट ऑफ द पुअर यानी जो निरपेक्ष रूप से सबसे गरीब हैं उन्हीं तक पहुंचे। जहां एक राज्य को सिर्फ एक अन्नदाता की भूमिका से बाहर निकलकर एक करियर बिल्डर की भूमिका में आना पड़ता है। आप हमेशा लोगों को निर्भर नहीं रख सकते, आपको उन्हें सशक्त बनाना होगा। और शायद इसीलिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना शुरू की गई। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली छात्रों को यूपीएससी, नीट, जेईई और एनडीए जैसी महंगी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग देती है, जो कि बहुत जरूरी है आज के समय में। हाँ, इन परीक्षाओं की प्राइवेट कोचिंग लाखों रुपए की आती है, जो एक गरीब छात्र के लिए सपना ही है। लेकिन इस योजना में जो चीज मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेसिव लगी वो छात्रों के लिए नहीं बल्कि पढ़ाने वालों के लिए है। आप उस कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। इस योजना को चलाने के लिए ऐसे युवाओं को 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाता है जिनके पास कम से कम 60% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हो और जिन्हें हिंदी, अंग्रेजी और कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान हो। ये तो एक तीर से 2 निशाने लगाने जैसी बात हो गई। ये पॉलिसी डिजाइन का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। एक तरफ आप उन गरीब और मेधावी छात्रों को वो उच्च स्तरीय मार्गदर्शन दे रहे हैं जिस तक उनकी पहुंच कभी नहीं हो पाती, और दूसरी तरफ आप उन शिक्षित और योग्य युवाओं को रोजगार और अनुभव का एक बेहतरीन अवसर दे रहे हैं जो शायद खुद भी नौकरी की तलाश में हैं। ये ज्ञान का एक ऐसा चक्र बनाता है जो पूरे समाज को ऊपर उठाता है। ज्ञान से लेकर सीधा व्यापार तक। रोजगार की बात करें तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना इसका अगला और बहुत ही व्यावहारिक कदम है। हाँ, स्वरोजगार बहुत जरूरी है। ये उन शिक्षित बेरोजगारों के लिए है जो कम से कम 10वीं पास हैं और जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच है और जो बैंक के डिफॉल्टर नहीं है। अगर कोई युवा उद्योग या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपना काम शुरू करना चाहता है तो उसे 25 लाख रुपए तक का ऋण मिल सकता है, जिसमें सरकार 6.25 लाख रुपए तक की मार्जिन मनी या सब्सिडी देती है। और सर्विस सेक्टर के लिए क्या है? सर्विस सेक्टर के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण है, जिस पर 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी है। यहाँ राज्य का नजरिया पूरी तरह से बदला हुआ दिखता है। ये योजना अब सिर्फ नौकरी मांगने वालों की भीड़ कम करने के लिए नहीं है, बल्कि नौकरी देने वालों की एक नई फौज तैयार करने की कोशिश है। मुझे तो ये पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल आज के स्टार्टअप कल्चर जैसा लग रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये उद्यमशीलता या एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ शहरी युवाओं तक सीमित नहीं है। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना सीधे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लक्षित करती है। हाँ, नंद बाबा दुग्ध मिशन। इसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम आवंटन किया गया है।
इसका सीधा लक्ष्य किसानों की आय बढ़ाना है। भारत के ग्रामीण इलाकों में पशुपालन हमेशा से खेती का एक बाई प्रोडक्ट या निर्वाह का साधन माना जाता रहा है। मतलब बस घर के लिए दूध हो गया और थोड़ा बहुत बेच दिया। हाँ, पारंपरिक तरीका तो यही रहा है। लेकिन इस योजना का नजरिया अलग है। डेयरी सेक्टर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन सकता है। 1000 करोड़ का ये निवेश ग्रामीण क्षेत्रों में कोल्ड स्टोरेज, बेहतर सप्लाई चेन और बाजार तक सीधी पहुंच को मजबूत करेगा। मतलब अब एक किसान सिर्फ किसान नहीं बल्कि एक डेयरी बिजनेसमैन के रूप में खुद को स्थापित कर सकेगा। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ जोड़ें तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये 10-12 योजनाएं अलग अलग बिखरे हुए द्वीप नहीं हैं। ये असल में एक व्यक्ति के जीवन चक्र का पूरा ताना बाना है। बिल्कुल। जन्म के 5,000 रुपए से लेकर बुढ़ापे की 1,000 रुपए मासिक पेंशन तक सब कुछ जुड़ा हुआ है। जन्म लेते ही कन्या सुमंगला से स्वागत होता है, पढ़ाई के लिए विद्याधन और अभ्युदय जैसी योजनाएं साथ खड़ी हैं। विवाह का समय आए तो सामूहिक विवाह योजना से मदद मिलती है। अगर आप खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो युवा स्वरोजगार योजना आपको किकस्टार्ट देती है। और दुर्भाग्य से अगर कोई संकट आता है, ये बुढ़ापे में सहारे की जरूरत पड़ती है, तो पेंशन और दुर्घटना कल्याण योजनाएं एक मजबूत सुरक्षा जाल बनकर तैयार हैं।